हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं आप लोग को थोड़ा सा अलग कुछ पढ़ाऊँगी। हिंदी ग्रामर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाह रही थी। तो हिंदी ग्रामर में आज हम शुरू करेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि से। ठीक है, इसमें हम भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे, व्याकरण के बारे में डिस्कस करेंगे और लिपि के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक लेवल है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको इलेबोरेट नहीं करेंगे, बहुत अंदर तक इसमें नहीं जाएंगे, बस हल्का फुल्का इस पर हम एक टच लेते हुए इसको करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भाषा, व्याकरण और लिपि। अब सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है भाषा। भाषा भाषा क्या होती है? हम सब जानते हैं कि किसी से हम जब बात करते हैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को लिख करके या बोल करके दूसरों तक हम पहुंचाते हैं। इसी पहुंचाने के इस तरीके को जिससे हम दूसरे के भावों को या उसके विचारों को हम समझ सकें, पढ़ सकें, मतलब पढ़ा तो जाए साथ ही समझा भी जाए, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या है? अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन है। तो क्या है भाषा? अपने मन के भाव व विचारों को प्रकट भाषा कहलाता है। ठीक, अब हम तो ये सब जानते हैं कि बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं। अब भाषा जैसे हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, अंग्रेज़ी एक भाषा है, मलयालम है, चीनी है, फ्रेंच है, फ़ारसी है। ये सब क्या है? ये सब भाषाएं हैं। ठीक है, तो जो भाषाएं हैं उनके भी भेद होते हैं। क्या होते हैं? भाषा के भेद हैं। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद होते हैं। एक होता है मौखिक, यानी जिसे हम ओरल कहते हैं, मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित जो हम लिख के प्रकट करते हैं अपने भाव, वो लिखित भाषा होती है। और जो तीसरी भाषा है वो है सांकेतिक, यानी कि इशारों में जो हम बात करते हैं। अब हम डिस्कस मेन करेंगे मौखिक और लिखित के ऊपर। क्यों सांकेतिक पर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सांकेतिक भाषा में अभी किसी प्रकार की कोई रचना नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि इससे हम अपने भावों को व्यक्त तो कर सकते हैं। जैसे हम किसी को रुकने का इशारा करते हैं, किसी से पूछने के लिए अपनी आँखों की भौं को ऊपर उठाते हैं, तो ये सांकेतिक भाषा हो सकती है। तो इसका कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, बहुत इम्पोर्टेंस इसकी नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस वहाँ है जैसे कि मूक बधिर होते हैं जो, उनको बात को समझाने के लिए, तो इस सांकेतिक भाषा को हमें सीखना पड़ता है। ये वहाँ पे यूज़ होता है। और इसीलिए इसका जो अगर हम इसको वैल्यू अगर हम दें इन दोनों की अपेक्षा, तो इसकी वैल्यू बहुत कम है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए फ़िलहाल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जो मेन हमारी जो रचनाएं हैं या जो साहित्य हैं या जो भी हम कविता है, कहानी है, जो भी हम करते हैं वो मौखिक और लिखित भाषा में ही मेन रूप से बताते हैं।
ठीक। और इन्हीं को हम कुछ वंचित लोग होते हैं जो ना सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं, उनके लिए फिर इन्हीं को हम रूप बदल करके इशारों में सांकेतिक भाषा में समझाते हैं। ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस का आप लोगों ने देखा होगा ना, इशारे करते हैं दोनों हाथ से गाड़ियों को रुकने के लिए, जाने के लिए, है ना। तो वो सांकेतिक भाषा ऐसे होती है। ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं मौखिक और लिखित भाषा के बारे में। ये तो इतना क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टर्न होता है मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या होता है? मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ध्वनियों का प्रयोग करते हैं मौखिक भाषा में। ठीक है। और लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों को क्या करते हैं? संकेतों अर्थात वर्णों या अक्षरों के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखित भाषा में क्या कहते हैं? ध्वनियों को वर्णों अथवा अक्षरों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। ये लिखित भाषा होती है। ठीक। पहले के ज़माने में जो हमारी पढ़ाई का जो तरीका था या आपस में एक दूसरे तक अपने बातों को पहुंचाने का जो तरीका होता था, वो मौखिक भाषा होती थी। और उन्हीं मौखिक भाषा को बाद में लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया, वर्णों या अक्षरों की सहायता से उनको व्यक्त किया गया, उनको स्टोर किया गया, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको समझ सके, पढ़ सके, जान सके। तो वो तब जाकर के लिखित भाषा का प्रयोग हुआ। हम लोगों ने अगर आप लोगों ने इतिहास वगैरह में पढ़ा होगा तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यताएं थीं, वहाँ पे भी जो अब गुफाओं में जो लोग रहते थे, जो आदि मानव हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज थे, वे ज़्यादातर गुफाओं में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते। सांकेतिक भाषा भी नहीं कहेंगे उसको, बल्कि उसको कहेंगे चित्रावली का प्रयोग, चित्रों की भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब बैल देखा तो एक बैल का चित्र बना दिया, मनुष्य ने किसी का शिकार किया तो शिकार करते हुए मनुष्य का चित्र, तो वो भी सांकेतिक भाषा नहीं थी। सांकेतिक भाषा वहाँ है जैसे कबीले के लोग होते थे, दूसरे कबीले तक कोई संदेश पहुँचाना है तो ढोल बजा दिया, तो वो हो गया, उनको इससे पता चल जाता था कि हाँ ये ढोल के बजने की इस तरह की आवाज़ से ये संदेश आ रहा है। आग जला देते थे तो उससे जो धुआं उठता था वो होता था। तो ये सब सांकेतिक भाषा के विभिन्न रूप हो गए, है ना। तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अब हम इधर चलेंगे तो मौखिक भाषा में क्या हुआ? ध्वनियों का प्रयोग। जैसे मैं अभी आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मुँह से बोल रही हूँ, ध्वनि निकल रही है मेरे मुँह से, तो ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। और उसी जिसको मैं बोल रही हूँ उसी को आपको अच्छे से आपके पास हमेशा के लिए याद रहे वो चीज़ें, तो उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लिपिबद्ध कर रही हूँ, यानी कि अक्षरों और वर्णों की सहायता से यहाँ बोर्ड पे उतार रही हूँ, ताकि आप लोग इसको देख के अच्छे से समझ सकें, याद हो जाए चीज़ें, अपने पास कॉपी में लिख सकें इसको। तो इसलिए हम लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मौखिक भाषा, तत्पश्चात लिखित भाषा। ठीक। अब कह रहा है, इसको अब रब कर देते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मौखिक और लिखित भाषा का महत्व क्या था? इस पर डिस्कस करेंगे हम, मौखिक तथा लिखित भाषा का महत्व। अब महत्व तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया डिस्कस करते टाइम ही,
कि जब मैं अपने विचारों को बता रही हूँ या आपको मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ा रही हूँ तो मुंह से बोल रही हूँ अपने, तो वो सारा कुछ तो आपको हमेशा याद रहेगा नहीं, है ना। और ना ही जो है भाई क्या होगा, उसको रिकॉर्ड करके या तो रखें तो आप बार बार उसको सुने तो याद रहेगा। लेकिन आप क्या हो रहा है कि मैं उसको आपको हमेशा के लिए आपके पास रिकॉर्ड रहे, याद रहे, उस चीज़ को आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो मैं बोल रही हूँ उसी को जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो वही उसका महत्व हो गया कि मौखिक भाषा को लिखित भाषा में बदल के हमेशा के लिए आपके पास एक रिकॉर्ड के रूप में रह जाए या आपको चीज़ों को याद रह जाए। वो सबसे पहले इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा उसका पहला महत्व यही है। उसके अलावा जो इससे क्या होता है कि जब हम विचारों को अपने प्रकट करते हैं और ज्ञान में वृद्धि करते हैं तो उसके लिए भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों का की आवश्यकता पड़ती है ना। अगर मान लीजिए हम लिखित भाषा रखें, मौखिक ना रखें तो क्या हुआ। अब बुक्स हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं आपकी, उनको क्या करेंगे आप हमेशा पढ़ते जाइए, आपको कोई समझाने वाला ना रहे तो क्या होगा, क्या आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप लोग खुद नोट करिए कि हमारे पास जो किताबें होती हैं आपके पास होती हैं, आप लोग क्लासरूम में बैठते हैं तो टीचर क्या करती है, उस किताब को पढ़ती है, ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के समझाती है ना। तो इससे क्या होता है, आपको जो किताब में जो लिखा हुआ चीज़ है वो अच्छे से आसानी से समझ में आता है। उसी तरह से अगर हम मौखिक भाषा में सिर्फ रखें, लिखित भाषा का प्रयोग ना करें, मतलब सिर्फ मुंह से बोल के आपको लेक्चर दे दें, कुछ लिखे नहीं, कुछ डायग्राम नहीं ड्रॉ करें बोर्ड पे, तो आपको क्या वो चीज़ पूरे अच्छे समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा एक दूसरे का प्रतिरूप है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते, पूर्ण करते हैं। और अगर इनमें से किसी एक रूप को ख़त्म कर दिया जाए तो भाई जाहिर सी बात है कि जो हमारे विचारों का आदान प्रदान है वो अधूरा रह जाएगा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो क्या चीज़ है, ज्ञान के स्थानांतरण और विचारों के आदान प्रदान के लिए इसका महत्व, पहला महत्व क्या है, और एकमात्र है ज्ञान तथा विचारों के आदान प्रदान मौखिक, ज्ञान तथा विचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक तथा लिखित भाषा का महत्व होता है। ये इसके इम्पोर्टेंस है। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया महत्व के बारे में। अब हम बात करेंगे बोली के बारे में। आप लोगों ने ये चीज़ तो सुना होगा ना कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। क्या कहा गया है? अब हम डिस्कस करेंगे बोली के बारे में। कहा गया है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। क्लियर? कहने का मतलब क्या है, हर एक कोस पर जब जाते हैं, थोड़ी दूरी पर जब जाते हैं तो पानी का जो स्वाद है वो बदल जाता है, लेकिन जो बोली हमारी बानी है, यानी हमारी वाणी जो है वो चार कोस पे बदलती है। ठीक, अब जैसे बोली के बारे में अब हम लोग पहले जान लेते हैं। ये तो ऐसे मैंने कोट किया है। कहते हैं कि बोली क्या होती है, तो एक क्षेत्र विशेष की भाषा को बोली कहते हैं। तो बोली क्या है? एक क्षेत्र विशेष की भाषा होती है।
क्या है, एक क्षेत्र विशेष की भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, राइट। अब जो बोली होती है वो, अब जैसे सपोज कर लीजिए कि लखनऊ है, यहाँ पे यहाँ की बोली कैसी, अवधी है, ठीक है। यही आप बनारस साइड में चले जाइए, वहाँ भोजपुरी बोली जाती है ना, तो अंतर है ना बोली में। तो इसीलिए कहते हैं कि एक क्षेत्र विशेष की भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, ठीक। अब और इसीलिए इस बात को कहा गया है कि 4 कोस पर पानी तो आपका जो है, अभी आप यहाँ पे हैं, अपने किसी विशेष जगह पे हैं, वहाँ का पानी आपको थोड़ा सा मिठास लिए हुए मिलेगा। थोड़ी दूर पे चले जाएं, किसी दूसरी कॉलोनी में चले जाएं, तो आपको वहाँ के पानी का स्वाद थोड़ा सा बदला हुआ, या तो और मीठा मिलेगा, या तो थोड़ा सा खारा, या तो थोड़ा सा हार्ड, है ना। तो इस तरह से जो है बोली का फ़र्क और पानी का फ़र्क पता चलता है। इसीलिए कहा गया कोस कोस पर बदले पानी, लेकिन वाणी जो होती है, जो बोली होती है, वो दूर जा कर के, मतलब उस क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वो बदल जाती है। जौनपुर की भाषा अलग होगी, बनारस की भाषा अलग है, लखनऊ की भाषा अलग है ना। तो इस तरह से है, जबकि ये सब यूपी के ही, बुंदेलखंडी एक अलग बोली है ना। तो ये सब है इस यूपी के ही बोलियाँ, लेकिन क्या है, देखिए क्षेत्र विशेष में जाइए तो बोली बदल जा रही है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम लोग ये देख लेंगे, सबसे पहले चीज़ क्या है, भाषा और बोली में अंतर क्या है, ठीक। बोली जो होती है वो भाषा का अंग होती है। अब भोजपुरी ले लीजिए, मैथिली हुई, या ये आपका अवधी होती है जो भाषा है यहाँ की, लखनऊ की लोकल भाषा, ये सब क्या है, ये सब हिंदी का ही अंग है, ठीक। भाषा जो होता है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, भाषा में साहित्यों की रचना होती है, लेकिन बोली में नहीं हो पाती है। बोली का प्रयोग हम जो करते हैं वो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी क्या है, आम बोलचाल की भाषा होती है। अब जैसे किसी बनारस वाले को या किसी जौनपुर वाले को आप यहाँ की भाषा समझाइए, यहाँ की भाषा में बात करिए, यहाँ आओ, पहुँच जाओ, ऐसी आओ वैसी जाओ जब बोलते हैं, या बनारसी का हो बबुआ, का हाल चाल बा, मतलब जो ठेठ होती है वहाँ की भाषा, मुझे नहीं आती, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या है कि बोली जो होती है वो आम बोलचाल की भाषा। जनरली क्या होता है, हम घर में जो हमारी मदर टंग होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, जहाँ के हम रहने वाले होते हैं, वो हमारी जो ज़बान होती है उस पर आ जाती है। हम जनरली घर में उसी भाषा में बात करते हैं, उसी बोली में बात करते हैं एक्चुअली कहें तो। और क्या होता है कि जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं, अपने पड़ोसी से बात करना होता है, या किसी ऑफिस में जाते हैं, तो फिर हम किस में बात करते हैं, हम भाषा विशेष का प्रयोग करते हैं। अगर हम पड़ोसी से बात कर रहे हैं तो हम हिंदी में बात करेंगे, ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ हम इंग्लिश में बात करेंगे, किसी देश में जा रहे हैं तो अगर हमें वहाँ की भाषा आती होगी, फ्रांस जा रहे हैं अगर हमें फ्रेंच आती होगी तो हम फ्रेंच में बात करेंगे। तब क्या होगा, या तो फिर हम सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं, जो पूरे विश्व भर में बोली जाती है, तो या तो फिर हम इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, बोली का सबसे पहला अंतर क्या है, पहले तो ये भाषा का अंग होता है। बोली जो होती है सेकंड नंबर पे उसको कहेंगे आम बोलचाल की भाषा होती है। इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, ठीक। ये जो बोली होती है ये व्याकरण सम्मत नहीं होती है,
व्याकरण सम्मत नहीं होती है। ठीक है, ये व्याकरण सम्मत नहीं होती है। मतलब इसमें बोलते समय ये ध्यान नहीं देना होता है कि व्याकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसका प्रयोग अपने क्षेत्र में होता है, अपने क्षेत्र में अथवा अपने क्षेत्रवासियों से होता है। ठीक है, तो ये अपने क्षेत्र में या अपने क्षेत्रवासियों से इसका प्रयोग होता है। अब हम आते हैं भाषा पर। ये तो गई बोली। अब देखिए डिफरेंस देखिएगा। पहला चीज़ क्या है, इसका क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक, दूसरा क्या है, साहित्य रचना इसमें होती है। साहित्य रचना होती है। अब वो अपवाद है कि अवधी भाषा में रामायण का प्रयोग हुआ है, रामचरितमानस लिखा गया है, नॉट रामायण। रामायण तो संस्कृत में लिखी गई है, रामचरितमानस जो है वो अवधी में लिखी हुई है। ठीक है, वो अपवाद है एक। लेकिन अगर देखा जाए तो महाभारत हुआ या जो भागवत गीता होती है या रामायण जो होती है जिसे वाल्मीकि ने लिखा है, वो सब संस्कृत में है। ठीक है, तो या तो हिंदी में होगा साहित्य की रचना, या संस्कृत में होगा, या यूँ कहिए कि इंग्लिश में होगा, या किसी अन्य जो भाषा जो होती है सिर्फ उसी में साहित्य की रचना होती है। ठीक है, तीसरा क्या है, ये व्याकरण सम्मत होता है। मतलब इसमें व्याकरण का ध्यान देना होता है, व्याकरण सम्मत होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भाषा होती है इसका प्रयोग कहाँ होता है बताइए? क्षेत्र के बाहर होता है।